सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि जो पीरियड्स का टाइम चलता है, जो ब्लीडिंग फेज होता है वो होता है उसमें, लेकिन सिर्फ वही जो 5 दिन का फेज होता है, लोगों को लगता है कि सिर्फ वही मेंस्ट्रुअल फेज है या फिर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। बट नहीं, जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो पूरे 1 मंथ की होती है, यानी कि 1 से लेकर 28 दिन, 1 to 28 डेज और 29 डेज की होती है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके अंदर अलग अलग फेजेस आते हैं, वो मैं आज आपको पूरा डीपली समझाऊंगी। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में आपको पढ़ाऊंगी। इसको पढ़ने के बाद आई होप जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। मैं पूरा डीपली समझाऊंगी 1 to 28 29 डेज के अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं, क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16 17 के बीच में ज्यादा गया। 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29। ये मैंने क्या बनाया है 1 से 28 29 डेज, ये पूरे डेज है हमारे। तो फर्स्ट डे से लेकर 29 या 28 डेज तक जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, कौन कौन से फेजेस आते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। जो स्टार्टिंग के 5 डेज होता है, ये मैंने डेज लिखे हैं। ओके, ये डेज लिखे हैं मैंने। 1 to 5 डेज, जो स्टार्टिंग के फाइव डेज होती है वो होती है मेंस्ट्रुअल फेज। उसमें कौन सा फेज आता है? पहला फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज। ये हो गया आपका पहला फेज जो सबसे पहले आता है। 1 to 5 डेज, स्टार्टिंग के 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होती है वेजाइना से। अब वो ब्लीडिंग क्यों होती है, कैसे होती है? वो होती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो 2 हॉर्मोन्स है जिनकी वजह से ये होता है। तो मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बॉडी में, जो कि बिल्कुल कम हो जाता है, जिसका लेवल बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। उसके लेवल को डिक्रीज होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यूट्रस के अंदर वॉल होती है एंडोमेट्रियम, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ये एंडोमेट्रियम, इसकी जो लिनिंग है वो टूटने लगती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे जीरो हो जाता है। तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया। मेंस्ट्रुअल यहाँ पर क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ब्लीडिंग कैसे होती है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस है, ये मान लो यूट्रस है, यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, उससे ऊपर मायोमेट्रियम, देन एपी या पेरी। ठीक है, ये हो गई एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर सबसे इनरमोस्ट वॉल होती है, जिसकी लिनिंग जो है वो टूटने लगती है। ठीक है, ये टूटने लगेगी, इसकी जो लिनिंग है एंडोमेट्रियम की वो टूटने लगेगी। अब कोई भी नस हमारी बॉडी के अंदर टूटेगी, कोई भी वॉल टूटेगी, ब्लीडिंग तो होती है ऑब्वियसली। ब्लीडिंग होती है और वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है ब्लीडिंग। ठीक है, क्यों होता है, क्यों होती है ब्लीडिंग? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल सबसे कम हो जाता है बॉडी के अंदर उस टाइम पर। फर्स्ट डे क्या होगा, या 28 29 डे मेंस्ट्रुअल जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ओके, अब नेक्स्ट फेज पर आते हैं। पहला हमने मेंस्ट्रुअल फेज देखा, देन दूसरा फेज हम देखते हैं कि कौन सा फेज है। अब मैंने ओव्यूलेशन में, जब फीमेल का मैंने ओव्यूलेशन पढ़ाया था आपको, oogenesis पढ़ाया था, जिसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल होते हैं। प्राइमरी तो बॉडी के अंदर जन्म से होते हैं बेबी गर्ल के, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी मैंने बताया था कि वो कब बनते हैं? जब पहली बार पीरियड्स होते हैं, जब पहली बार क्या कहते हैं, प्यूबर्टी पे आती है फीमेल। तो जब प्यूबर्टी पे आएगी तो सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल बनेगा, उससे पहले वो प्राइमरी ही रहता है। तो अब प्यूबर्टी अचीव हो गई है, पहला फेज हो चुका है मेंस्ट्रुअल फेज। अब क्या होगा? सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल बनेगा। यहाँ पर है ये प्राइमरी फॉलिकल, मैंने पढ़ाया था आपको,
ये तो होता ही है बॉडी के अंदर स्टार्टिंग से ही, ठीक है, ये तो होता ही है। अब क्या होगा इस फेज में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो हार्मोन्स होते हैं जो इसको करवाते हैं। कौन सा? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मैं LH लिख रही हूँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मैं FSH लिख रही हूँ। इनका लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है। 6th डे थोड़ा थोड़ा होगा, 7th डे और बढ़ेगा, 8th डे और बढ़ेगा, 9th डे और बढ़ेगा। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से आप क्या समझ रहे हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कि फॉलिकल्स जो है वो बन रहे हैं। सो इसमें ये फॉलिकल ही होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल है ये, तो और फॉलिकल जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल है। ये प्राइमरी फॉलिकल है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को बना रहा है, यानी कि और फॉलिकल्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर। और ये क्या है? प्राइमरी oocyte, पढ़ाया था ना मैंने। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है oogenesis की तो देख लेना, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी उसका, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है। इसके ऊपर कौन सा फॉलिकल बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को बढ़ा रहा है, तो ये और फॉलिकल बन गए। कौन सा फॉलिकल आया? ये सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल। देन उसके बाद कौन सा फॉलिकल बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। ये प्राइमरी की लेयर, ये सेकेंडरी की लेयर, ठीक है। और ये हो गई टर्शरी की लेयर। कौन सा फॉलिकल है ये? टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। और मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, टर्शरी फॉलिकल बनने के बाद प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस डिवीजन कंप्लीट कर लेगा, और ये जो प्राइमरी oocyte है इसके साथ में कौन सा एक oocyte आ जाएगा? सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? सेकेंडरी वाला प्राइमरी से न्यूट्रिशन लेगा और प्राइमरी को खत्म कर देगा। तो अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम। अब ये कौन सा है? सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम है। और इसके ऊपर भी वही सारी लेयर्स होंगी। ये प्राइमरी की लेयर, अब मैं पूरा क्या बनाऊं, ये सेकेंडरी की लेयर, और ये हो गई टर्शरी की लेयर, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte बनने के बाद हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल और मदर फॉलिकल। ये मैं पूरा समझा चुकी हूँ आपको। अगर यहाँ पर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, अब मैं लिंक डाल दूंगी उसका, ठीक है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल बन चुका है। क्यों बन रहा है? क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स बन रहे हैं। अब फॉलिकल्स जो है वो बन के तैयार हो गए। इसके साथ साथ दो हार्मोन्स मैंने बताए थे, प्रोजेस्टेरॉन जो बिल्कुल डिक्रीज हो गया था, इनकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स भी इंक्रीज होंगे। कौन से? एक तो ये हो गए जो कि बढ़ रहे हैं इस फेज में, और कौन से हार्मोन बढ़ रहे हैं? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन कब तक इंक्रीज होगा? एक पीक भी तो आएगी उसका इंक्रीज होने की। 13th डे जो होती है उस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। देन 14th डे क्या होता है हमारा, कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा बढ़ने की वजह से जो ये लेयर्स हैं इनमें LH सर्ज आ जाता है, यानी कि ये टूट जाती हैं। अब एक हार्मोन के बढ़ने की भी तो एक हद होती है। तो ये जो है 14th डे क्या होगा कि ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, ओके, और ये हो गया हमारा टर्शरी फॉलिकल। इसके अंदर क्या है? ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte है। अब यहाँ पर जो है 14th डे, 14th डे क्या होता है? LH, FHH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन,
सबका लेवल क्या है, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब फर्स्ट 6 डे से 13 डे बहुत बढ़ गया, 14 डे भी बहुत पीक पर आ गया। अब पीक पर आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेयर है ये तीनों ये टूट जाएंगी, सर्ज हो जाएगा इनमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज ल्यूटनाइजिंग हार्मोन की वजह से ये टूट रही है, तो हमने इसको क्या बोला, एलएच सर्ज हो गया। 14th डे ओवम जो है वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। ओवम जो है 14th डे, ये पूरा 14 से 17 डे का मैं बता रही हूँ, तो अभी तो 14 डे चल रहा है, तो 14 डे क्या होगा, ओवम जो है वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ओवम बाहर निकल के आया, अगर 14th डे स्पर्म ओवम को मिल जाता है, अगर स्पर्म से ओवम की मीटिंग हो जाती है क्योंकि वो बाहर निकल के आया है, सो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अचीव हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन मतलब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, अगर इसको स्पर्म मिल जाता है। अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता तो वो वेजाइना से बाहर निकल जाता है, ओवम जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो 14th डे का क्या होता है कि एलएच और इनका हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एलएच हार्मोन के ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पूरा जो है यहाँ पर एलएच सर्ज हो रहा है और ओवम बाहर निकल के आ रहा है। अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, स्पर्म अगर ओवम को नहीं मिला तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो 14 और ओवम की लाइफ कितने दिनों की होती है, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में 3 डेज, 3 डेज की लाइफ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 14 डे बाहर आ रहा है, 15 16 17 तक वो जिंदा रहेगा। अगर 14 15 16 17 इन दिनों में किसी भी दिन अगर इसको स्पर्म मिल गया ओवम को तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन पूरे महीने नहीं होती, सिर्फ 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन हो सकती है, अचीव हो सकती है। इसके साथ साथ जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 5 डेज की होती है, ठीक है। और ओवम की लाइफ कितनी है, 3 डेज की। तो 5 डेज का मतलब लगा लो आप 10, 10 11 12 13, 1 2 3 4 5, पांचवा दिन भी अगर 10 तारीख को भी मीटिंग हो रही है, 10 तारीख को भी अगर स्पर्म जो है वेजाइना के अंदर गया है, तो वो 10 को जिंदा रहेगा, 11 को 12 को 13 को 14 तक वो जिंदा रहेगा। अगर 14 को भी वो मिल गया उसको तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि 10 से लेकर 17 दिन ऐसे दिन होते हैं, जिस एक हफ्ता ऐसे दिन होते हैं जिस टाइम पर मीटिंग हो जाती है, जिस टाइम पर जायगोट फॉर्मेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ में आ गई बात। देन अब आगे बढ़ते हैं, अगर ओवम नहीं मिला, अगर स्पर्म नहीं मिला ओवम को, सो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, सो हाँ, ये जो ओवम बाहर आ रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, ओवम का बाहर आना, जो ये 4 5 दिन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तीसरा फेज क्या है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ये हो गया तीसरा फेज। और हाँ, एक सेकंड, एक चीज और, सो यहाँ पर फॉलिकल्स बन रहे थे, तो ये मैं लिखना सॉरी भूल गई कि यहाँ पर फॉलिकल्स बन रहे थे, तो हमने इसको क्या बोला, फॉलिक्यूलर फेज। ये दूसरा फेज है हमारा, ठीक है। ये है हमारा कौन सा फेज, सेकेंड फेज, दैट इज फॉलिकुलर फेज। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ पर फॉलिकल्स बन रहे हैं तो फॉलिकुलर फेज। यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूल बाहर आ रहा है, सो ये हो गया कौन सा, ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज। सो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो जो हमारा ये है, ग्रेफियन फॉलिकल टूट चुका है, अब हम इसको ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये टूट चुका है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये मान लो, कैसे बनाया मैंने ये, ठीक है, ये मान लो ऐसे, ये टूट चुका है ना अभी यहाँ पर, तो मैं टूटा हुआ बनाऊंगी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है ये। अब ये टूट चुका है, हम इसको ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हमने क्या नाम दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम का ही काम है, इसीलिए हम इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, कि अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है
वो टूटा हुआ है बॉडी के अंदर। अगर इसको स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है जो हमारी टूट चुकी थी, वैसे वो बननी शुरू हो जाती है 6th डे से ही वापस से, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो बनेगी। सो अब ये बननी शुरू हो जाती है यहाँ से। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एग का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उसका इम्प्लांटेशन ये एंडोमेट्रियम लेयर में करवाएगा और एंडोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम का? एंडोमेट्रियम लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जायगोट का इम्प्लांटेशन करवाता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब की बात है ये। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती तो ये डिजनरेट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? डिजनरेट हो जाता है यहीं पर ही। अब डिजनरेशन की वजह से क्या होगा, अब हार्मोन्स का लेवल यहाँ पर पीक पर था, अब वो वापस से डिक्रीज होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वापस से डिक्रीज होता है। सो एनसीईआरटी में कॉर्पस ल्यूटियम को ऐसा बना रखा है फूल जैसा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब धीरे धीरे करके क्या होता है वापस से, और ये छोटा होता चला जाता है, डिजनरेट होता चला जाता है, और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल वापस से डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इन सब का लेवल डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होते 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 ये पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से 28 से 29 दिन बाद वापस से मेंसेस हो जाता है, वापस से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का ही काम था, इसलिए हमने इसको क्या बोला, चौथा फेज कौन सा हो गया हमारा? चौथा फेज है ल्यूटियल फेज। चौथा फेज हो गया हमारा ल्यूटियल फेज। सो यहाँ पर भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होते होते वो पॉइंट पर पहुंच जाता है। ऐसी कॉर्पस ल्यूटियम भी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिजनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सो हमने सॉरी सो हमने 4 फेज देखे। कौन कौन से फेज देखे? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड लास्ट ल्यूटियल फेज। 4 फेज हमने देखे, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पीक पर आ जाते हैं सारे हॉर्मोन्स। एक चीज और बतानी थी कि पीक पर आ जाएंगे यहाँ पर सारे हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन भी पीक पर आता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो मेनली हमारा एक्साइटेटरी हॉर्मोन्स होता है। तो 14th डे फीमेल जो होगी वो ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होगी, एंड मेल से बोलेगी या फिर जो भी है, उस टाइम पर क्या होता है कि ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल पीक पर है। तो ऐसा कहते हैं अगर 14 से लेकर 17 डे कभी भी मीटिंग हो जाती है तो वो फर्टिलाइजेशन अच्छी हो जाती है। वैसे तो 10 से भी बोलते हैं, क्योंकि स्पर्म की लाइफ भी 5 डेज होती है, ओवम की लाइफ 3 डेज है, इसीलिए 17 दिन तक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और आपकी एक चीज और, यहाँ पर पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको कि 1 to 5 डेज क्या होता है, मेंसेस होता है, क्योंकि ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कैसे होती है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है। देन उसके बाद धीरे धीरे करके हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है, यहाँ पर बढ़ेगा। 6th डे से 13 या 14 डे तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या करता है, फॉलिकल्स बनाता है। जो प्राइमरी फॉलिकल पहले से प्रेजेंट था, इसके ऊपर सेकेंडरी, टर्शरी और ग्रेफियन फॉलिकल इसको बना लेगा। ग्रेफियन फॉलिकल बनने बनने तक का यहाँ पर ओवम भी बन जाता है। प्राइमरी oocyte नहीं रहता, वो सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम बना देता है। सो 14 डे क्या होता है हमारा, 14 डे जो लेवल है इनका हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एलएच सर्ज हो जाता है, ओवम हमारा बाहर निकल के आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अच्छी बात है, एग बन जाएगा, अगर नहीं बनती तो ओवम जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। देन अब ये ग्रेफियन फॉलिकल टूटा हुआ है, इसको हमने अब क्या नाम दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का लेवल धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा, अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है उस कंडीशन में बता रही हूँ कि कॉर्पस ल्यूटियम का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा, और ये पॉइंट पर पहुंच जाएगा, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता, हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम को भी बनाए रखने में हेल्प करता। एंडोमेट्रियम नहीं टूटती, क्योंकि उस टाइम पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सबका लेवल इंक्रीज ही रहता, कॉर्पस ल्यूटियम उसकी मदद करता, कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट नहीं होता। और अगर इन हार्मोन का लेवल इंक्रीज रहेगा तो एंडोमेट्रियम कभी टूटेगी ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लीडिंग नहीं होती, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होता, क्योंकि एंडोमेट्रियम में ही तो बच्चा इम्प्लांट होता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम बनी रहती है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। सो दैट्स इट, ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। इसके साथ में एनसीईआरटी में ना आपको
वो दे रखा है, ये ग्राफ सा दे रखा है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये मैंने वर्टिकली लिखा है, ये हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, बस इतना फर्क है इसमें कि ये देखो, आप यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे रखे हैं, दोनों का लेवल। नीचे उसका फॉलिकल्स का फेज दे रखा है, ये फॉलिकुलर फेज जो मैंने बताया। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कब बढ़ता है कब डिक्रीज होता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट उसका डेज दे रखे हैं यहाँ पर। सो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि स्टार्टिंग के 5 डेज ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट फॉलिकल्स बन रहे हैं, यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल 14 डे बन चुका है, लुटनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी 14 डे बहुत इंक्रीज है, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज है 14th डे। सो 14 से लेकर 17 डे यहाँ पर हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज है, इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है 14 डे। यहाँ पर हो गया 14 डे, यहाँ पर एरो देखना आप, 14 डे ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये एलएच सर्ज हो गया था, एलएच सर्ज की वजह से क्या बना, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। सो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये भी डिक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे, हार्मोन्स का लेवल वापस से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर वापस से ब्लीडिंग शुरू हो रही है 28 दिन पर। देखना हार्मोन्स का लेवल वापस से बिल्कुल जीरो हो चुका है। सो दैट्स इट, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। थैंक यू।